Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is reproduction in plants, and the key elements that we will consider are reproduction in plants, types of reproduction, pollination, fertilization and seed dispersal. सोचिए अगर किसी स्पीशीज ने अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना या जनरेट करना बंद कर दिया तो क्या होगा? वो स्पीशीज तो अर्थ से टोटली खत्म हो जाएगी। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, तो मरने से पहले वो अपने स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो चलते जाएं, उनकी स्पीशीज खत्म ना हो। अब इसी तरह से प्लांट्स में भी जो हैं आप देखेंगे कई बार कि छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आते हैं, यही छोटे पौधे बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो लेट अस नाउ लुक एट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नाउ रिप्रोडक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए भी। जनरली जो प्लांट्स हैं उनमें दो टाइप के पोर्शंस या पार्ट्स होते हैं, vegetative part and reproductive part. So what are the vegetative parts? Roots, stems, leaves. These are the vegetative parts of plants. इनका कंसर्न होता है ग्रोथ और प्लांट को न्यूट्रिशन देना। सेकेंड आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका मेन काम होता है प्लांट को रिप्रोड्यूस करना। जनरली इसमें फ्लावर्स यूज होते हैं। प्लांट्स में बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं जो कि सेम फ्लावर में हो सकते हैं या एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में हो सकते हैं या एक ही प्लांट की जो स्पीशीज है उसके अलग अलग प्लांट्स में हो सकते हैं। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कि मैंगो ट्रीज है, उसमें स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स आते हैं और इन्हीं फ्लावर से जूसी मैंगोज हमें मिलते हैं। अब इस मैंगो के दो पार्ट होते हैं, पल्प और सीड। पल्प यूजुअली लोग खाते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं, लेकिन ये जो सीड्स हैं ना, इन्हीं से नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproduction. So first let us look at the asexual reproduction. जब प्लांट्स की रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से होती है उसको asexual reproduction कहते हैं। So the ability of plants to produce asexually is quite common. अब asexual reproduction है वो अलग अलग तरीके से होती है। So let us look at a chart to understand all these methods. अब asexual reproduction आपकी vegetative propagation से हो सकती है जो कि आप रूट, स्टेम, लीफ या बड से कर सकते हो। बडिंग से हो सकती है, फ्रैगमेंटेशन से हो सकती है या स्पोर फॉर्मेशन से हो सकती है। So first we will look at the vegetative propagation. Now the asexual reproduction जिसमें कि नए plants रूट, स्टेम, लीव्स या बड से हो सकते हैं उसको vegetative propagation कहते हैं। अब रूट, स्टेम, लीव्स या जो बड्स हैं हमने पहले पढ़ा था कि ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनसे अगर नए प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So here some categories of plants are discussed in which vegetative propagation occurs. So पहले देखेंगे vegetative propagation through stems. अब इसमें पहले कैटेगरी आती है रनर्स की। स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ रनर्स। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड जाती है, तो सॉइल के नीचे जब स्टेम ग्रो करती है ये नए रूट्स प्रोड्यूस करती है और शूट्स भी वहीं से निकलने शुरू होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। अब इनको चाहे आप काट दो या इनको एज इट इज इंडिपेंडेंटली ग्रो करने दो। सो दिस इज कॉल्ड द रनर सिस्टम। इन 1995 potato plants were taken into space with the space shuttle Columbia. This was the first time any food was ever grown in space. So now we come to the tuber. आलू एक कॉमन एग्जाम्पल है ट्यूबर का। अब ये जो ट्यूबर हैं इनके एंड्स थोड़े से स्वोलन होते हैं, ये स्पेशल अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। अब ये स्वोलन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। अब इस ट्यूबर के अंदर या बाहर की तरफ आपको बड़ी सारी आईज नज़र आती हैं।
ये आइज जो हैं ये बड्स में ग्रो करती हैं। इनको आप चाहे तो काट करके भी ग्रो कर सकते हैं। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो। टेक अ पोटैटो, फ्लावर पॉट, soil and water. Take a potato and locate eye on its surface. Cut it into 2-3 pieces, ensuring that each piece contains the eye on it. Now plant these pieces in the pot filled with soil and pour some water on it. Leave it as such for about 10 days. You will observe that new plants have developed from those cut pieces. Now we come to the rhizome. Ginger यानी कि अदरक and turmeric यानी कि हल्दी, they are common examples of rhizomes. अब ये भी underground stems हैं जिसमें कि buds निकलते हैं और ये buds जो हैं इनसे new plants बनते हैं. Now these are thick horizontally growing stems. ये नीचे ही horizontally grow करती हैं और इनमें buds develop होते हैं जो कि अलग अलग branches निकालते हैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ, और इन ब्रांचेस में नॉर्मल ग्रीन लीव्स होती हैं. सो रूट्स जो हैं वो इनके नीचे की तरफ, स्टेम के अंडरग्राउंड स्टेम के नीचे की तरफ ग्रो करने शुरू करते हैं. नाउ वी कम टू द बल्ब. Onions and lilies are bulbs which are underground stems. The scales present on them are modified leaves that contain stored food. At the center of the bulb is a bud called apical bud. The bud on the sides are called lateral buds. The apical bud produces leaves and flowers while the lateral buds produce shoot of a new plant. As the plant grows and develops, it forms a new bulb underground. Now let us look at vegetative reproduction through roots. और इसमें सबसे पहले देखेंगे root tuber. Dahlia and sweet potato are examples of root tubers, roots that are swollen by storing food. Now buds develop होती हैं base of the stem में. अब यहाँ से new plant grow करता है. ये जो swollen tuber है इससे, जो कि एक modified root है, इससे ये अपना nutrition लेते हैं. अगर स्वीट पोटैटो का जो रूट ट्यूबर है इसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके सॉइल में सो करें तो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. Now let us look at vegetative propagation through leaf. अब ब्रायोफाइलम टाइप के जो प्लांट्स हैं इनकी लीफ के मार्जिन में बड्स होते हैं. ये जो बड्स हैं इनको फोलियर बड्स कहते हैं. अब इनसे छोटे छोटे प्लांट्स जिनको प्लांटलेट्स कहते हैं वो ग्रो करते हैं. ये प्लांटलेट्स इस लीफ से अगर सॉइल में ड्रॉप करते हैं तो दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. नाउ लेट अस लुक एट वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू बड. कुछ प्लांट्स जैसे कि अगावे हैं इनमें फ्लोरल बड्स उगते हैं जिनको, जो कि मॉडिफाइड बल्बिल्स हैं. व्हेन दीज बल्बिल्स आर डिटैच्ड they come in contact with the soil and they develop into new plants. Now let us look at the advantages of vegetative propagation. सबसे पहले तो नए प्लांट्स बनाने में कम टाइम लगता है. फिर जो नए प्लांट्स हैं वो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और कई बार जो प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको टाइड ओवर करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ट्यूबर्स और बल्ब्स के थ्रू हो रही है. Also, this is extremely beneficial to agriculturists as they can raise crops like bananas, sugarcane, potato, etc. that do not produce viable seeds. Now let us look at artificial propagation. कुछ टेक्निक्स ऐसी डेवलप करी हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से सिमिलर हैं. अब उसमें सबसे पहले है आपकी कटिंग. अगर किसी एक प्लांट से हेल्दी यंग ब्रांच को आप कट कर लें जिसमें कि नोड्स और इंटरनोड्स दोनों हों और उसको आप मॉइस्ट सॉइल में सो करें तो वो रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और नए प्लांट में ग्रो करते हैं. ये ज़्यादातर आप रोजेस और शुगर केन में देखते हैं. नेक्स्ट हमारी टेक्निक है ग्राफ्टिंग. अब ये ज़्यादातर हॉर्टिकल्चरिस्ट यूज़ करते हैं ताकि नए वेराइटीज़ फ्रूट प्लांट्स की डेवलप कर सकें. इसमें क्या है
कि एक प्लांट का छोटा सा हेल्दी स्टेम का पोर्शन कट करके दूसरे प्लांट के स्टेम में कट डाल के उसमें इंसर्ट करते हैं और फिर उसको टाई कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद नए ब्रांचेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ये जो नए ब्रांचेस या जो नया प्लांट बन रहा है वो उसमें इन दोनों प्लांट के कंबाइंड फीचर्स होते हैं। नाउ वी कम टू लेयरिंग। इन दिस प्रोसीजर a branch of the plant is bent towards the ground and covered by moist soil. So after some time roots develop from the covered part. The bent branch is later cut and made to grow into a new plant. So jasmine, bougainvillea में ये method use होता है layering का। Now we come to budding. Yeast जो कि एक single celled fungus है, इसमें बडिंग होती है। यीस्ट को हम मोस्टली बेकिंग और ब्रूइंग पर्पज से यूज करते हैं। अब यीस्ट जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। कैसे? जो पेरेंट सेल है वो ग्रो करता है और डिवाइड करता है जिससे कि नया सेल बनता है। जो नया सेल जो डिवाइड होके बना है दिस इज कॉल्ड दी डॉटर सेल। जो डॉटर सेल है ये कुछ टाइम तक तो मदर सेल के साथ अटैच्ड या पेरेंट सेल के साथ अटैच रहता है, फिर धीरे से कट के अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। जो न्यू सेल बना है डॉटर सेल ये पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होता है। समटाइम्स ये जो बड्स हैं ये डिटैच नहीं होते और बहुत सारे चेन ऑफ बड्स बन जाते हैं, इसको कॉलोनी कहते हैं। सो यीस्ट रिक्वायर्स मॉइस्चर, फूड एंड वार्मथ इन ऑर्डर टू ग्रो। सो हियर इज एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व बिल्डिंग अ यीस्ट सेल अंडर माइक्रोस्कोप। So take dry yeast powder, sugar, microscope, water, glass slide, cover slip and petri dish. Mix sugar in water to make a solution in petri dish. Add a pinch of dry yeast powder in this solution. Leave it in a warm place for about 2 hours. Take a drop of this liquid on the glass slide and place the cover slip. Now examine the slide under microscope. You will observe new yeast cells with buds. Some of these may form colony. Next comes fragmentation. Now Spirogyra जो है वो एक multicellular alga है जो कि fresh water ponds में या फिर slow streams में मिलता है। आप कई जगह देखते हैं ना हरी हरी काई जमी होती है, it is that. Now water and nutrients are available, तब ये बहुत ज़्यादा जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एल्गी है वो 2 या 3 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है जब ये मैच्योर हो जाता है, और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये फिर ग्रो करते हैं और नए पीसेस या नए इंडिविजुअल्स में ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से जो एल्गी है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। नाउ वी कम टू स्पोर फॉर्मेशन। Now the spores are asexual reproductive bodies found in plant groups like fungi, mosses and ferns. If a piece of bread is kept in a warm and moist place, mold जिसे उल्ली कहते हैं वो उसके ऊपर ग्रो करती है। This is a kind of fungus. अब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बड़े फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिसे हाइफे कहते हैं। इन थ्रेड के ऊपर एक बॉब या नॉब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। ये जो नॉब है इसके अंदर माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम। जब ये स्पोरेंजियम राइपन हो जाता है या मैच्योर हो जाता है तब ये खुलता है और सारे स्पोर्स हवा में इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। अब ये पोर्स क्योंकि बहुत लाइट होते हैं तो ये बहुत दूर तक या ज़्यादा डिस्टेंस तक फैल जाते हैं, और जब इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये फिर जर्मिनेट करके नया मोल्ड बनाते हैं। अब ये हमें वुड, कारपेट या फिर पेपर या फूड पे बड़े इजीली नज़र आते हैं। नाउ वी कम टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि फ्लावर के अंदर ही ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो पिस्टल्स या फिर उन्हें कार्पेल्स कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स को स्टेमन्स कहते हैं।
सब फ्लावर्स में ज़रूरी नहीं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों। कुछ फ्लावर्स में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और कुछ फ्लावर्स में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में हैं। उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मेल और फीमेल गेमीट्स बनाते हैं। अब अगर हम चाइना रोज का फ्लावर या फिर लिली या पेटूनिया या मस्टर्ड का एग्जाम्पल लें तो उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जबकि खीरा, पंपकिन, पपीता, इन सब के जो फ्लावर्स हैं इनमें या तो पिस्टिल है या फिर स्टेमन्स हैं, यानी कि इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब लेट अस डिस्कस द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सो फर्स्ट लेट अस लुक एट द पिस्टिल्स और कार्पेल्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको स्टिग्मा कहते हैं, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसके नीचे स्टाइल है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके नीचे एक ओवरी आती है। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं जो कि आपके फीमेल गेमीट्स या फिर एग्स हैं। नाउ लेट अस लुक एट द स्टेमन। नाउ ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। एंथर जो है इसमें 2 लोब्स होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट डस्ट के साइज के होते हैं, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनसे मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। जो फिलामेंट है ये एंथर को सपोर्ट करता है और जो कनेक्टिव है एंथर के दोनों लोब्स को ज्वाइन करता है। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है? जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तब पॉलिनेशन होती है। So the process of carrying the pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. Now pollination is of 2 types. First is self-pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower, एक ही फ्लावर का जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे उसी का पॉलन लैंड करता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट कम्स क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रोसेस में एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। अब ये या तो एक ही प्लांट में जो दोनों टाइप के फ्लावर्स हैं उनके बीच में हो सकता है, या एक ही स्पीशी के जो प्लांट्स हैं लेकिन एक प्लांट में मेल फ्लावर्स हैं दूसरे में फीमेल फ्लावर्स हैं, उनमें भी हो सकता है। इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ वी नीड agents for pollination and these agents can be wind, insect, water. अब aquatic plants हैं तो पानी ही pollinating agent का काम करता है। जो pollen grains हैं वो पानी में रिलीज होते हैं और दूसरे फ्लावर्स तक पानी के करंट या बहाव से पहुंच जाते हैं। वैसे और भी एजेंट्स हैं जैसे कि स्क्विरल्स, बैट्स, बर्ड्स, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कॉनिफर्स जैसे कि जो पाइन ट्रीज हैं ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये 2 अलग टाइप के कोन्स प्रोड्यूस करते हैं एक ही पेड़ पे। अब एक जो टाइप का कोन है उसमें पॉलन होते हैं और ये पॉलन अगर दूसरे टाइप के कोन में पहुंच जाए विंड के थ्रू तब वहां पे पॉलिनेशन होती है। नाउ लेट अस लुक एट फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रो करनी शुरू करती है। ये स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक पहुंचती है जो कि ओवरी के अंदर है। अब जो पॉलन ट्यूब है ये मेल गैमीट कैरी करती है। अब ये जब गैमीट या जो पॉलन ट्यूब है ओव्यूल तक पहुंचती है तो ट्यूब की टिप जो है वो बर्स्ट करती है। उससे जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, दोनों का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। जब जाइगोट फॉर्म होता है तो पेटल्स, सेपल्स और जो स्टेमन्स हैं वो फ्लावर में से गिर जाते हैं। जो स्टाइल और सिग्मा है वो भी गिर जाता है।
सिर्फ ओवरी बचती है जिसके अंदर की फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, जाइगोट है। ये जाइगोट अभी सिंगल सेल्ड है, अब ये डिवाइड करके बढ़ना शुरू होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है। मीनवाइल जो ओव्यूल के बाहर की लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अब ये जो ओव्यूल है ये डेवलप करके सीड बनता है और जो बाहर की ओवरी है वो पक कर के फ्रूट बनती है। तो इस तरह से जो ओवरी है उसमें स्वेलिंग आती है, वो फ्रूट बनती है और बीच में जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप होते हैं, जो बाद में अगर उनको कंडीशन सही मिले तो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट में बदलते हैं। अब फ्रूट्स जो हैं वो सॉफ्ट और जूसी हो सकते हैं जैसे कि मैंगोज, पीचेस, पियर्स एक्सेट्रा, या फिर बड़े हार्ड हो सकते हैं जैसे कि आपके बादाम हो गए या अखरोट हो गए। The jackfruit is the largest seed-bearing fruit that grows on a tree. Jackfruits may reach 90 centimeter in length and weigh up to 34 kilogram. But the undisputed record for the world's largest fruit is a 670 kilogram pumpkin. Now, do you know what is hybridization? It is a technique by which the desirable characteristics of two plants are carried to a kind of plant, that is hybrid. Now hybrid varieties are often better क्योंकि दोनों पेरेंट्स की जो बहुत अच्छे वाली क्वालिटीज हैं वो एक ही वैरायटी में इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं। अब इनसे क्या होता है कि आप बड़े सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ज़्यादा पैदावार, नेचुरल रेजिस्टेंस टू डिजीजेज या फिर फेवरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें आप इनसे ले सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सीड डिस्पर्सल। अगर एक प्लांट का जो सीड है उसी प्लांट के नज़दीक गिर जाए और उगना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि पेरेंट प्लांट और जो सैपलिंग्स, नए वाले सैपलिंग्स निकल रहे हैं, उनमें कंपटीशन हो जाएगा सनलाइट, वाटर या मिनरल्स के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूरी पर जाएं और ग्रो करें। तो इसके लिए सीड डिस्पर्सल ज़रूरी है। अब सीड डिस्पर्सल के बड़े सारे मेथड्स और एजेंट्स हैं। अब पहला आता है सीड डिस्पर्सल बाय विंड। जहाँ पे सीड्स बहुत हल्के हैं वेट में, वो हवा से बड़े इजीली नई जगह तक पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, seeds of grasses are very light and can be carried long distances by the wind. Some more plants in which seeds are dispersed by wind are orchid plants, which has seeds which are very fine as dust. Dandelion has hairy growth which act like parachutes and carry the seeds far away from the parent plant. These hairy growths are also found in silk cotton. Then you have drumsticks and maple seeds which have wings which help in dispersal. Then madder or ack and sunflower plants have hairy fruits which are blown away to far off places by the wind. Then you have seed dispersal by wind. Now fruits of water lily and coconut have a spongy outer coat that helps them to float. So coconut seeds can travel to thousands of kilometers across seas and oceans. Next comes seed dispersal by animals and birds. बड़े सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो फ्रूट्स खाते हैं और उनके या तो सीड्स को बिना खाए कहीं दूर फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं, या फिर उनका जो वेस्ट एक्सक्रीशन हो रहा होता है उनके थ्रू ये सीड्स अलग अलग जगह पे गिर के नए प्लांट्स में ग्रो करते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जैसे कि कॉकलबर, इनके सीड्स जो हैं इनमें बाहर स्पाइन्स होते हैं, तो ये एनिमल्स के फर के साथ अटैच हो जाते हैं और इवेंचुअली किसी दूर जगह पे जाकर के गिर जाते हैं। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लोजन। बाल्सम या कैस्टर टाइप के जो प्लांट्स हैं इनमें पॉड्स होते हैं जो एक्सप्लोड करते हैं जब ये पक जाते हैं। इससे क्या होता है कि सीड बड़े दूर जाकर के गिरते हैं। अब इनको पी और बीन प्लांट्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। सो लेट अस लुक एट द key takeaways from this chapter. Reproduction is a fundamental feature of all living organisms including plants. The reproduction in plants is of two types, asexual and sexual.
The asexual reproduction, in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds, is called vegetative propagation. In runners, vegetative propagation occurs through stem. Tubers is the swollen end of a special underground stem. Rhizomes are underground stems that have buds which give rise to new plants. Some man-made methods of vegetative propagation are cutting, grafting and layering. Flowers carry the reproductive parts of a plant. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. So I hope the chapter is clear, and answering questions based on this chapter will now become easy.